आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट। देखिए होता क्या है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के समय में उसी समय नोटिस में आती हैं और वो पहले रिकॉर्ड्स में नहीं आ पाई होती हैं। तो कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिसको हमने एडजस्ट करना होता है। तो अब ये जो एडजस्टमेंट्स होती हैं ये सारी की सारी तब हमें पता चलती है जब हम ट्रायल बैलेंस उसका बना चुके होते हैं। तो ट्रायल बैलेंस बनने के बाद कुछ अलग से इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में मिलेगी। तो देखिए जो अलग से इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नीचे दी होंगी उसी को हम एडजस्टमेंट्स कहते हैं। अब देखिए एज पर स्टैंडर्ड रूल तो क्या है कि जो नीचे एडजस्टमेंट्स दी हैं उसके लिए हमें एक जर्नल एंट्री पास करनी चाहिए। उस जर्नल एंट्री से उसके बाद उसकी पोस्टिंग करनी चाहिए लेजर के अंदर, और लेजर के बाद फिर से हमें रीड्राफ्ट करना चाहिए ट्रायल बैलेंस और फिर फाइनल अकाउंट बनाना चाहिए। अब चूंकि ऐसा अगर हम करेंगे तो ये बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो बना हुआ ट्रायल बैलेंस है उसी के कंटेंट्स को यूज कर लेते हैं और नीचे जितनी भी एडजस्टमेंट्स दी होती हैं उसके इफेक्ट्स को कंसिडर कर लेते हैं और उसके इफेक्ट्स को हम जहां जहां पर आना होता है वहां पर हम लाके रख देते हैं। ये सारा सिस्टम ही ऐसे वर्क करता है इसमें। तो अब कहने का मतलब क्या है कि जो नीचे अलग से इंफॉर्मेशन दी हुई है या एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है उसके लिए अभी तक कुछ भी पार्ट नहीं हुआ है, ना उसका जर्नल बना है, ना उसका लेजर बना है, ना ही उसका ट्रायल बैलेंस में कोई इफेक्ट आया होता है। तो ऐसे में आप देखते हो कि अगर स्टार्ट करोगे तो आप जर्नल एंट्रीज पास करोगे तो 2 पार्ट रिकॉर्ड करोगे, 2 जगह पोस्टिंग करोगे और 2 अकाउंट्स में उसका इफेक्ट लाओगे। तो हम क्या करते हैं कि जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस दोबारा से नहीं बनाते, हम सिर्फ क्या करते हैं कि देखते हैं वो जो 2 अकाउंट अफेक्टेड अकाउंट्स होते हैं उन अफेक्टेड अकाउंट्स में डायरेक्ट जाकर के वहां पर जो प्लस या माइनस करना होता है उसमें वहां पर उसको एडजस्ट कर देते हैं। कुल मिला के अगर हम इसको शॉर्टकट में बात को समझें तो जो क्लास में हम लोग बात करते हैं तो क्लास में इस तरह से बताया जाता है कि भाई ट्रायल बैलेंस के अंदर कुछ चीजें दी होंगी, ट्रायल बैलेंस के बाहर अलग से भी कुछ चीजें दी होंगी। तो जो चीजें ट्रायल बैलेंस में दी होती हैं वो सारी चीजें एक जगह पर जाएंगी। क्यों एक जगह जाएंगी? क्योंकि उसका जर्नल भी बन चुका, उसका लेजर भी बन चुका और लेजर से पोस्टिंग होकर के वो ट्रायल बैलेंस में उसके सारे इफेक्ट आ चुके हैं। तो उसका अभी तक एक जो इफेक्ट है वही हमें बस उसको शिफ्ट करना है। वो या तो ट्रेडिंग में ट्रांसफर होगा या पीएल में ट्रांसफर होगा या नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर कैरी फॉरवर्ड होगा तो बैलेंस शीट में जाएगा। अब अगर एडजस्टमेंट में कोई चीज दी हुई है तो इसका मतलब क्या है कि इसको कुछ भी पार्ट नहीं हुआ, तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें 2 इफेक्ट देने हैं। तो अगर हम इन थंब रूल बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रायल बैलेंस की चीजें हैं वो सब एक जगह लिखी जाएंगी और जितने भी नीचे इंफॉर्मेशन दी होंगी वो सारी इंफॉर्मेशन को 2 जगह पर हमें रिकॉर्ड्स में लाना। अब ये एडजस्टमेंट्स बहुत तरह की होती हैं और हम इसको एक एक करके सीरियली धीरे धीरे करके समझते चले जाएंगे। तो इतनी सी बात अभी जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि स्टार्टिंग में आपको इस बात पे ऐसी थंब रूल को फॉलो करते हुए चलना है कि जो ट्रायल बैलेंस में चीजें दी हुई हैं वो सब एक जगह शिफ्ट होंगी और जो एडजस्टमेंट में चीजें दी हैं वो 2 जगह पर इफेक्ट आएंगे, उसको 2 जगह पे मैं दिखाना होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन मैं आईएससी बोर्ड के टीएस ग्रेवाल की बुक से करा रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है और फिर जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे जो भी बुक के होंगे वो सारे के सारे हम लोग साथ के साथ करते रहेंगे। और इस चैप्टर पे बहुत ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत भी है। इसके पीछे रीजन क्या है कि जब आप 12th में जाएंगे तो यही चैप्टर्स शुरू में 2 चैप्टर्स इसका इन्वॉल्वमेंट काफी सारा होगा और इसके अलावा 1-2 चैप्टर्स जो आपके सिलेबस से हट गए हो सकता है वो आपके अगले साल में कुछ इन्वॉल्व किए जाए तो उसमें भी इसका इन्वॉल्वमेंट है। यानी कि इस चैप्टर का बहुत जगह इन्वॉल्वमेंट है तो उसको बहुत ही सिंसियरली हमें पढ़ना चाहिए। तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्वेश्चन। देखिए ये ट्रायल बैलेंस के कंटेंट्स दिए हुए हैं, कैपिटल, ड्राइंग्स, प्लांट एंड मशीनरी, ये सब कंटेंट्स दिए हैं। इसके बाद इसमें नीचे कुछ एडजस्टमेंट भी दी हुई है, लिखा हुआ है प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट एज एट 31st March 2020 आफ्टर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर मेड। इन एडजस्टमेंट्स को भी कंसीडर करना है। क्या है? क्लोजिंग स्टॉक 16,000 है, डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट ऑफ 10% and delivery vehicle at the rate of 15%, unpaid rent amounted to 500 rupees। देखिए जब ट्रायल बैलेंस बन गया उसके बाद ये 3 चीजें और आई हैं। हमेशा आपको एक बात तो पता ही कि क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो हम
ट्रेडिंग अकाउंट से बाहर निकाल के एज ए एसेट बैलेंस शीट में शो करते हैं, उसको बाहर लेके आते हैं, तो वो तो हमेशा एडजस्टमेंट्स में रहता ही रहता है। अब ये थोड़ा सा और इसमें पार्ट ऐड ऑन हो रहा है और आगे के क्वेश्चन में इसी तरह से 5, 6, 7, 8 एडजस्टमेंट्स ऐड होती चली जाएंगी। तो एक एक करके हमें बेसिकली एडजस्टमेंट्स को समझना है। इन्होंने जो सेकंड एडजस्टमेंट दी है उसमें लिखा है कि डेप्रिशिएट करना है आपको प्लांट एंड मशीनरी को 10% के साथ। 10% प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम हो गई है। अब अगर हम जनरल वे में बात करते हैं, अगर हम नॉर्मल वे में बात कर रहे होते तो हम इसकी एक जर्नल एंट्री पास करते और जर्नल एंट्री हमारी होती डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, और तब हम क्या करते, एंट्री पास करते, फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट में पोस्टिंग करते, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में पोस्टिंग करते। अब हमें ये जर्नल और ये पोस्टिंग्स का काम नहीं करना, हमने इसका डायरेक्ट इफेक्ट देना है। तो डायरेक्ट इफेक्ट क्या करना है कि बिना जर्नल लेजर के हमको सिर्फ ये देखना है कि इससे कौन कौन से अकाउंट अफेक्टेड। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डायरेक्टली कैसे अकाउंट्स अफेक्टेड होंगे, उनको कैसे डील करना है वो हम समझेंगे। अब देखिए, एक जो है आपको काम करना चाहिए कि जब आप क्वेश्चन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, एडजस्टमेंट्स पढ़नी चाहिए। और एडजस्टमेंट जिस भी चीज की एडजस्टमेंट दी हुई है, जिस चीज के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है, उसमें ऊपर ट्रायल बैलेंस में जाके एक मार्क लगा देना चाहिए। अभी हम कैसे करेंगे ये भी हम समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इन्होंने लिखा है जी प्लांट एंड मशीनरी को 10% डेप्रिशिएट करना है आपने। तो प्लांट एंड मशीनरी के लिए हम ट्रायल बैलेंस में जाएंगे और प्लांट एंड मशीनरी पे हम एक मार्क लगा लेंगे, कोई भी मार्क लगा लें, जैसे हमने टिक मार्क लगा लिया या स्टार लगा लिया या कुछ भी एक सिंबल यूज करेंगे। फिर दूसरा उसने एडिशनल इंफॉर्मेशन दी थी डिलीवरी व्हीकल्स के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, एक डिलीवरी व्हीकल के ऊपर भी एक मार्क लगा लेंगे, कोई भी मार्क लगा सकते हो आप। फिर तीसरी एडजस्टमेंट जो थी वो थी आपकी अनपेड रेंट है, रेंट के साथ में कुछ एडजस्टमेंट, तो हम एक रेंट पे आकर के एक मार्क लगा लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मार्क लगाने की वजह क्या है। देखिए, मार्क लगाने की वजह यह है कि इसके साथ में कुछ एडजस्टमेंट है, या तो कुछ इस अकाउंट में प्लस होगा या माइनस होगा। तो जब हम ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट जहां का भी वो कंसर्न आइटम है उसको जब हम लिख रहे होंगे तो उसको हम इनर कॉलम में लिखेंगे। ये मार्क हिंट देता है कि आपको इसको इनर कॉलम में लिखना है, और इनर कॉलम में लिखने के बाद एक लाइन भी छोड़नी, क्योंकि इसमें कुछ प्लस या माइनस होगा। अभी हम इसको बेहतर तरीके से प्रैक्टिकल वे में समझते हैं बात। तो चलिए मैं आपके साथ व्हाइट बोर्ड पे आ रहा हूं, और व्हाइट बोर्ड में हम एक ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट ड्रॉ कर लें। तो आपको मैंने जैसे लास्ट क्लासेस में भी बात समझाई हुई है कि इन फैक्ट में जो रियलिटी में जो ट्रेडिंग अकाउंट है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो एक ही अकाउंट के अंदर बनाए जाते हैं। बाकी काफी सारे टीचर्स इसको अलग अलग भी बनाते हैं, तो जैसे भी आपके टीचर्स कहेंगे वैसे ही आपको बनाना चाहिए। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फर्क इतना से कि एक साथ हमने ड्रॉ कर लिया, और ड्रॉ करने के बाद एक लाइन खींच ली, और ऊपर का पार्ट ट्रेडिंग अकाउंट है और नीचे का पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। अगर आपके टीचर्स बोलें कि अलग अलग बनाने तो रबर से मिटा करके अलग अलग बना लीजिए। कुछ चीजें आप इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, आपको याद ही हो गई होंगी कि ट्रेडिंग अकाउंट में जो सबसे पहले है वो लिखना होता है हमें भाई ओपनिंग स्टॉक। तो हम यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। इसके बाद हमको यहाँ पर परचेजेस लिखनी होती हैं, और परचेजेस के साथ में अक्सर रिटर्न्स भी रहती हैं। तो याद ये रखना है कि रिटर्न लेस करने के बाद जो फिगर होगा वो हमें लिखना चाहिए, वो हमें यूज करना चाहिए। जब हम परचेजेस में से रिटर्न नहीं लेस कर रहे होते हैं उसको हम ग्रॉस परचेज कहते हैं, और जब परचेजेस में से रिटर्न लेस कर देते हैं जो फाइनल फिगर आता है उसको हम नेट परचेज कहते हैं। यानी कि हमें कौन सा फिगर यूज करना चाहिए, हमेशा नेट परचेज। दूसरी तरफ आप यहाँ पर सबसे पहले सेल्स लिखते हो, और सेल्स में भी अक्सर रिटर्न्स रहती हैं। तो जो रिटर्न्स हैं सेल्स की वो आपने लेस करनी होती है, और लेस करने के बाद जो फाइनल फिगर होगा वो आपने यूज करना होता है। इसके बाद आप इस साइड में क्लोजिंग स्टॉक लिखते हो, और फिर इस जगह पर आप सारे लिखते हो डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये आपको बात पता है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम यहाँ पर ढूंढेंगे, लिखेंगे, और नीचे वाले पार्ट में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं, लॉसेस लिखते हैं और इनकम्स लिखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। मेरे को लगता है कि ये वाला बेसिक पार्ट तो आपको बहुत अच्छे से आता है, तो आज सिर्फ हम एडजस्टमेंट पे ही फोकस रहेंगे। तो पहले हम ट्रायल बैलेंस के कंटेंट्स को डील कर लें।
कैपिटल दिया हुआ है 1,90,000। तो आपको पता है कैपिटल जो है वो बैलेंस शीट में सबसे पहले शो करा जाता है अमूमन, और कैपिटल को पहले लिख लेना चाहिए और इनर कॉलम में लिखना चाहिए। इनर कॉलम में इसलिए लिखना चाहिए क्योंकि इसके साथ में कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स रहती हैं, कुछ चीजें प्लस होनी होती हैं, कुछ चीजें माइनस होनी होती हैं, तो जो भी आपके एडजस्टमेंट्स हैं वो करनी होती है, इसलिए इसको इनर कॉलम में लिखते हैं। तो कैपिटल का फिगर 1,90,000 है और बैलेंस शीट हमने पहले से ड्रॉ करी हुई है। इसमें हेडिंग आपको पता है कैपिटल एंड लायबिलिटीज लेफ्ट साइड में और एसेट्स दूसरी तरफ में। तो कैपिटल मैंने लिख दिया 1,90,000 रुपीज। और जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी आपको सजेशन दिया था कि आप कुछ लोग ऐसा करते हैं, पहले ट्रेडिंग बना लेते हैं, फिर पीएल बना लेते हैं, फिर बैलेंस शीट बना लेते हैं, तो उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीजें उसमें मिस हो जाती हैं, छूट जाती हैं। जब वो कुछ चीजें छूट जाती हैं तो आपके बैलेंस शीट टैली होने में प्रॉब्लम होती है। तो एक तरीका क्या है, जो सिंपल सा तरीका है, आपको क्या करना चाहिए, फर्स्ट आइटम से शुरू करें और लास्ट आइटम तक जो चीज जहां जहां की है वो पुट करते चले जाएं। तीनों अकाउंट, तीनों चीजों को एक साथ बनाएं, ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट को। इसके बाद हमें ड्राइंग्स दी हुई है। ड्राइंग्स जो है वो 7,000 रुपीज की है, और ड्राइंग्स का मतलब क्या है कि ओनर ने अपने कैपिटल से इतना पैसा निकाल लिया। तो जब ड्राइंग्स हो जाएंगी तो इसका मतलब क्या है, ओनर का इतना पैसा कैपिटल का कम हो गया, तो हम यहाँ से उतना पैसा उसका कम कर देंगे और हम बताएंगे कि अब बिजनेस में कितने अमाउंट है उसका इन्वेस्टेड, 1,83,000। इसके बाद हमें प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है। प्लांट एंड मशीनरी एसेट में है और आगे हमारे पास एक मार्क भी लगा हुआ है। ये मार्क हमें हिंट देता है कि जब हम इस आइटम को जहां पे भी लिखने जा रहे हैं तो उसको इनर कॉलम में लिखें। तो मैं यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी का जो फिगर है इसको इनर कॉलम में लिखूंगा, और इनर कॉलम में लिखने की वजह क्या है कि इसके साथ में कुछ एडजस्टमेंट है, कुछ इसमें प्लस माइनस होता है। तो प्लांट एंड मशीनरी का 1,20,000 था फिगर, मैंने इनर कॉलम में 1,20,000 दिया और एक लाइन छोड़ देनी है क्योंकि इसमें कुछ प्लस माइनस करके फिर हमने उसको फिगर को यूज करना है। प्लांट एंड मशीनरी के बाद डिलीवरी व्हीकल है, और डिलीवरी व्हीकल में भी एक मार्क लगा हुआ है। अगर मार्क लगा हुआ है तो इसका मतलब ये हिंट है कि आप इनर कॉलम में लिखेंगे और एक लाइन भी छोड़ेंगे। तो डिलीवरी व्हीकल भी हमारे लिए एसेट है और इसको भी हम बैलेंस शीट में लेके जा रहे हैं और हम यहाँ पे लिख रहे हैं इनर कॉलम में। तो डिलीवरी व्हीकल है आपका 26,000 रुपीज का, मैंने इनर कॉलम में लिखा 26,000, और चूंकि एडजस्टमेंट है तो एक लाइन भी इसके बाद छोड़ दी। फिर इसके बाद हमें दिया हुआ सन्ड्री डेटर्स 36,000 के। जो डेटर्स हैं वो आपके एसेट्स होते हैं, आपको पता है, और जो क्रेडिटर्स हैं वो आपके लायबिलिटी होते हैं। तो सन्ड्री डेटर्स जो हैं वो हम लिखेंगे कितने के हैं जी, 36,000 के, और इनको हम बाहर लिख देंगे सीधा सीधा मेन कॉलम में, आउटर कॉलम में। रीजन क्या है कि इसके साथ में कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है, कुछ प्लस माइनस नहीं होना है, तो उसको डायरेक्ट हमने लिख दिया। फिर आगे चलते हैं हम। डेटर्स के बाद हमें दिया हुआ है क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स हैं 26,000 के। क्रेडिटर्स आपको पता है आपकी लायबिलिटी होती है, तो ये एसेट साइड है, दूसरी साइड लायबिलिटी साइड है। हम लायबिलिटी साइड में चल रहे हैं और यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम सन्ड्री क्रेडिटर्स, और सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट है भाई 26,000 रुपीज का। फिर इसके बाद आपको परचेजेस दिए हैं और सेल्स दिए हैं। आपको पता है परचेजेस और सेल्स जो है वो ट्रेडिंग के आइटम्स हैं, और यहीं इसको हम ट्रेडिंग में ले जाते हैं। बहुत ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत दिनों से बहुत बार हमने इसको पढ़ लिया। तो परचेजेस जो हैं वो थी आपकी 20,000, हमने परचेजेस 20,000 लिख दी। फिर आपका जो ओपनिंग स्टॉक ने दिया, उसके बाद सेल्स दिया हुआ है। सेल्स दी हुई है 42,000 की, सेल्स 42,000 लिख दिया हमने। फिर इसके बाद हमें वेजेस दिए हैं। आपको याद रहना चाहिए वेजेस जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। चूंकि डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाएगा। जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं वो ट्रेडिंग में लिखे जाते हैं, और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस में लिखे जाते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो फैक्ट्री से, प्रोडक्शन से, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होते हैं, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो ऑफिस से रिलेटेड होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होते हैं या सेल्स से रिलेटेड होते हैं। तो वेजेस का जो अमाउंट था वो 8,000 है, वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। फिर इसके बाद भाई दूसरी तरफ दिया हुआ है कैश एट बैंक। जो कैश एट बैंक है
ये हमारे लिए एसेट है, तो इसको हम बैलेंस शीट में ले जाएं और बैलेंस शीट में हम जाके कैश एट बैंक एसेट्स में लिख दें। तो बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस है हमारा 26,000 रुपीज, 26,000। इसके बाद आप देखिए सैलरीज दी हुई है, रिपेयर्स दी। सैलरीज और रिपेयर्स दोनों के दोनों जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं, और चूंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में लिखे जाएंगे। तो ऊपर का पार्ट ट्रेडिंग था, नीचे का पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस है। अगर आपने अलग बनाया तो बीच में रबड़ से मिटा के अलग से हेडिंग लिख दीजिए प्रॉफिट एंड लॉस। हम इसको कंबाइंड वे में बना के चल रहे हैं। तो टू सैलरीज और साथ के साथ रिपेयर्स भी है, दोनों का खर्चा इनडायरेक्ट है, और इनडायरेक्ट का ये अमाउंट है सैलरीज का 8,000 और रिपेयर्स का 1,900, 8,000 and 1,900। इसके बाद स्टॉक दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस के अंदर जो स्टॉक दिया हुआ है वो ओपनिंग स्टॉक होगा, और ओपनिंग स्टॉक का फिगर है 16,000 रुपीज। ओपनिंग स्टॉक हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 16,000। आपको ये बात तो याद ही होगी कि क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट्स में दिया रहता है अलग से, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक जैसा कोई अकाउंट नहीं होता। वो जो बच रहा होता है स्टॉक उसको निकालते हैं और उसको हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं एज ए एसेट नेक्स्ट ईयर के लिए। हमने इसके लिए पहले बेसिक की क्लास में काफी डिटेल में पढ़ा हुआ है। फिर देखिए आपके पास रेंट है, और रेंट के साथ में भी एक एडजस्टमेंट थी, अनपेड रेंट था, तो रेंट के साथ में भी एक मार्क है। अब रेंट का मार्क ये हिंट करता है कि इसको आपको क्या करना चाहिए, इनर कॉलम में लिखना चाहिए। रेंट जो है इनर कॉलम में आप लिखेंगे कितना, 4,500 रुपीज। रेंट लिया मैंने, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 4,500, इनर कॉलम में लिखा और एक लाइन छोड़ दी क्योंकि इसके साथ में कुछ एडजस्टमेंट है। कैसे पता चला एडजस्टमेंट, क्योंकि मार्क लगा हुआ था। तो सैलरीज, रिपेयर, स्टॉक, ये सब चीजें हम लिख चुके, ठीक है, और स्टॉक के बाद रेंट है ये भी लिख लिया। अब आ जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस पे। नाम से ही पता चल रहा है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में जाना चाहिए, डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, लिख रहे हैं टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में होती है, फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस जो होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है भाई 1,500 रुपीस। इसके बाद फिर हमें दिया हुआ है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल यानी कि ऐसे बिल्स जो हमने एक्सेप्ट किए हैं उसमें हमने पेमेंट करनी है, और एक पेमेंट करनी है तो ये हमारे लिए लायबिलिटी है, और लायबिलिटी है तो हम इसको बैलेंस शीट में लिखेंगे। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में हम लिख देंगे बिल्स पेबल, और इसका अमाउंट है 23,500 रुपीज, 23,500। इसके बाद हमें बैड डेट्स दिए हुए हैं, बैड डेट्स लॉस है, लॉस है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में आप डेबिट में दिखाएंगे। तो हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसमें हम लॉस दिखाएंगे टू बैड डेट्स। बैड डेट्स का अमाउंट है भाई 5,000 रुपीज। इसके बाद कैरेज इनवर्ड दिया हुआ है। कैरेज इनवर्ड का मतलब सामान मंगाने का किराया, और सामान मंगाते किस लिए, हम फैक्ट्री के लिए मंगाते हैं। तो कैरेज इनवर्ड जो होता है ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो हम डायरेक्ट एक्सपेंस है तो इसलिए इसको क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमने लिख दिया कैरेज इनवर्ड 1,600 रुपीस। अब इसके बाद देखिए आपको एडजस्टमेंट्स पे चलना है। एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, और एज ए थंब रूल हमने बात ये भी समझी हुई है कि हर एडजस्टमेंट को दो जगह लिखना है। तो क्लोजिंग स्टॉक 16,000 का है, और क्लोजिंग स्टॉक को आपने ट्रेडिंग अकाउंट से बाहर निकालना है और ला करके इसको मूव करना है कहाँ पर, इसको लेके आना है एक नया अकाउंट ओपन करके और बतौर एसेट शो करना है। तो क्लोजिंग स्टॉक दो जगह कौन कौन से लिखते हैं, एक तो ट्रेडिंग में लिखते हैं और दूसरा बतौर एसेट यहाँ पर शो किया जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक 16,000 रुपीज।
रुपीज। अब हम आगे देखते हैं कि यहाँ पे एडजस्टमेंट दी हुई है डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट ऑफ 10%। क्या कहना चाहते हैं कि जो प्लांट एंड मशीनरी है उसको आप 10% डेप्रिशिएट कर दीजिए। तो देखिए प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000 की थी, तो 1,20,000 की है, इसका 10% हम निकाल लें तो 10% इसका हो जाएगा जी आपका 12,000। यानी कि वो ये कहना चाहते हैं कि जो प्लांट एंड मशीनरी है उसकी वैल्यू 12,000 कम हो गई है। अब जब ये 12,000 वैल्यू कम हो जाएगी तो साथ के साथ दूसरा फैक्ट क्या होगा, इतने रुपए का आपका लॉस हो जाएगा या इतने रुपए का आपका एक्सपेंस हो जाएगा। तो आपको करना क्या होगा, प्लांट एंड मशीनरी को कम करना है और उतने रुपए का ही आपको एक एक्सपेंस या लॉस दिखाना है। अगर हम एंट्री वाइज समझते हैं तो एंट्री वाइज हमारी थी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। एक डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनता, प्लांट एंड मशीनरी में डेप्शन लिख करके कम किया जाता और डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस में बतौर एक्सपेंस या लॉस दिखाना होता है। तो कुल मिला के अब हम इसको शॉर्टकट से ही समझते हुए चलेंगे। जर्नल एंट्रीज पे फोकस हम अलग से एक क्लास कर लेंगे। अभी हम इसको थंब रूल से ही समझते हैं। उन्होंने बोला कि प्लांट एंड मशीनरी जो थे ये जो है आपके 10% डेप्रिशिएट हो गए, तो हम इसमें से डेप्रिसिएशन कर देंगे 10%, 12,000 रुपीज इसमें से माइनस कर देते हैं। अब चूंकि हमें इसमें एडजस्टमेंट करनी थी इसलिए हमने पहले ही मार्क लगाया और इनर कॉलम में लिखा और जगह भी छोड़ दी, इसलिए हमारा काम साफ सुथरा होगा। तो मार्क लगाने की वजह ये थी कि क्योंकि ये आगे एडजस्टमेंट थी, कुछ प्लस माइनस होना था, वो हमने पहले से प्रिपेयर करके रखा हुआ था। तो आप प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू जो है वो रह गई जी आपकी 1,08,000 रुपीज। एडजस्टमेंट जितनी भी हैं वो सब दो जगह लिखा है। तो अब देखिए जब 12,000 रुपीज की प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम हो गई है तो इसका मतलब क्या हुआ, इतने रुपए का आपका एक्सपेंस हो गया या खर्च लॉस हो गया आपका। तो हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस में हम खर्चे के तौर पर लिखेंगे कि टू डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, और ये हो गया जी आपका 12,000 रुपीज। दो इफेक्ट कैसे देने, एक तो मशीन की वैल्यू कम कर, ये उतने रुपए का लॉस दिखाती है, डेबिट और लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। अब इसी तरीके से उन्होंने आगे हमें कहा था कि जो मोटर व्हीकल्स हैं वो भी डेप्रिशिएट हो रहे हैं और वो 15% डेप्रिशिएट हो रहे हैं। तो देखिए मोटर व्हीकल्स जो हैं वो आपके कितने के हैं, मोटर व्हीकल्स जो हैं वो हैं आपके, मोटर व्हीकल्स नहीं डिलीवरी व्हीकल्स हैं। तो डिलीवरी व्हीकल्स जो ये दिए हुए 26,000 के, तो 26,000 के जो है ये 15% डेप्रिशिएट हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2,600 and 1,300, तो इट विल बी 3,900 रुपीज। तो 3,900 रुपीज का इस पर डेप्रिसिएशन होगा। ठीक वैसे ही ध्यान रखना है कि अब एक एडजस्टमेंट आज जो आपने समझी है वो ये कि कोई भी अगर एसेट डेप्रिशिएट हो रही है तो उसको उतना कम कर दीजिए और सेकंड इफेक्ट क्या है उसका उतना लॉस दिखा दीजिए। जो डेप्रिसिएशन हो रहा है वो तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है। तो चलिए अब हम इसमें आते हैं और एसेट अकाउंट में इसका इफेक्ट, एसेट में इसका इफेक्ट देते हैं। डिलीवरी व्हीकल, इसमें से माइनस कर देंगे हम डेप्रिसिएशन 3,900 रुपीज, और ये आपका जो ऑटो कॉलम है इसमें आ जाएगा 22,100 रुपीज। 26,000 में से 15% उसकी वैल्यू कम हो गई है, 3,900 वैल्यू कम हो गई 15%। अब जब 1,300 कम हो गई 3,900 कम हो गई सॉरी, तो 26,000 में से 3,900 जो हमने कम किया, इसका सेकंड इफेक्ट क्या करेंगे हम आगे दिखा देंगे। तो आपको एक एडजस्टमेंट ये समझ में आ गई होगी कि कोई भी एसेट का अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करने को बोलते हैं तो आपने क्या करना है, उस एसेट की वैल्यू उतनी कम करनी है और साथ के साथ उसको प्रॉफिट एंड लॉस में होता एक्सपेंस या लॉस दिखाना। डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी व्हीकल एंड इट इज 3,900 रुपीज। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट के ऊपर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि अनपेड रेंट अमाउंटेड टू 500 रुपीज।
देखिए अनपेड रेंट 500 रुपीज का मतलब क्या है कि आपने अभी तक 500 रुपीज का रेंट नहीं दिया, यानी कि जो आप खर्चा दिखा रहे हो वो सब पूरा खर्चा नहीं दिखा रहे हो। अगर आप एंट्री वाइज समझना चाहते हैं तो मैं एंट्री वाइज इसके बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करते हुए चलता हूँ। हालांकि एंट्रीज जो है वो हम अलग से भी डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम इतना लंबा डिटेल में सोच के नहीं करेंगे कि एंट्री क्या होगी, पोस्टिंग क्या होगी, हम इसको शॉर्टकट में ही करेंगे। हम शॉर्टकट भी समझते हैं। देखिए अगर आपने रेंट पे कर दिया तो आपकी एंट्री होती है कि रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और अगर आपने ये रेंट नहीं पे किया हुआ है तो इसी एंट्री में क्या करना होता है कि जितना रेंट आउटस्टैंडिंग होता है उसके लिए एक एंट्री और पास करते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट या आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, एक ही बात। ये एंट्री पास करने का इफेक्ट क्या होता है, ये रेंट और बढ़ जाता है और साथ के साथ एक आउटस्टैंडिंग की एक लायबिलिटी आ जाती है। तो जब आप जर्नल एंट्री पास कर रहे हो तो पहले तो रेंट अकाउंट के अंदर पोस्टिंग होती है, रेंट का अमाउंट बढ़ जाता है, दूसरा एक लायबिलिटी अकाउंट ओपन हो जाता है। ये इतना हमें नहीं सोचना है, अब हम डायरेक्टली इसको सोचते हुए चलेंगे। एंट्रीज हम फिर डिस्कस करेंगे किसी समय, अब शॉर्टकट में ही हमें सोच के चलना है क्योंकि ये क्वेश्चन बड़े लेंथी होते हैं, इसमें काफी सारी एडजस्टमेंट होती हैं और हमें इसको जल्दी जल्दी करना होता है। देखिए क्वेश्चन में कहा है कि 500 रुपीज का रेंट अभी बाकी है, यानी कि रेंट जो है वो अभी 500 रुपीज का आउटस्टैंडिंग होने का मतलब क्या है कि सही मायने में जो रेंट था वो इनका रेंट था 5000 रुपीज। तो जितना भी रेंट साल का बनता होता है वो हमने रेंट है या कोई भी एक्सपेंस की बात कर रहे हैं जो भी उस पीरियड का बनता है वो पूरा पूरा हमने बना के दिखाना होता है। इस फैक्ट से मतलब नहीं होता है कि वो पे किया गया कि नहीं पे किया गया। अगर हम बात यहाँ पे समझें तो हम ये लिख रहे हैं कि 5000 रुपीज का टोटल रेंट है जिसमें से पेमेंट कर चुके हैं 4500 की और 500 की बाकी है। तो कुल मिला के एक्रूअल बेसिस सिस्टम पे आपको यही आउटस्टैंडिंग एडवांसेस को कंसीडर करके चलना होता है। आप मर्केंटाइल सिस्टम यानी कि एक्रूअल बेसिस सिस्टम पे काम करते हैं। एक्रूअल बेसिस सिस्टम में क्या करना होता है कि जितना भी उस पीरियड का एक्सपेंस है वो लिखना है और जितने भी उस पीरियड के इनकम्स है वो लिखनी है, इमैटेरियल ऑफ द फैक्ट वेदर दे आर पेड और अनपेड, उसका पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ, उस पीरियड का बनता कितना है वो लिखना है। तो हमने बताया जी रेंट 4500 था, 500 रुपीज अभी बाकी था और टोटल रेंट आपका 5000 है। ये हमने अभी एक इफेक्ट दिया। अब 500 रुपीज का रेंट बाकी है, अगर रेंट बाकी है तो इसका मतलब क्या है कि आपकी इतने रुपए की लायबिलिटी है। तो सेकंड इफेक्ट क्या करना होता है कि आपको इतने रुपए की एक लायबिलिटी दिखानी है। आप यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट, लायबिलिटी साइड में 500 रुपीज। कुल मिला के एक एक करके हमें धीरे धीरे करके एडजस्टमेंट्स को समझना है। तो एडजस्टमेंट हमने आज दो समझी हैं। अगर कोई डेप्रिसिएशन की बात करेंगे तो पहला इफेक्ट क्या है कि आप जो एसेट होगी उस एसेट में जा करके उतना आप माइनस करोगे और साथ के साथ फिर ये एसेट का तो पार्ट बैलेंस शीट में होगा, फिर उसके बाद पीएल में आप इतने पार्ट का लॉस दिखाओगे। हर एसेट के डेप्रिसिएशन पे आपको यही करना है, चाहे फर्नीचर है, चाहे वो मशीन है, कोई भी एसेट है, जितनी डेप्रिशिएट होगी लेस करिए, उसके बाद पीएल में उसको लॉस दिखाइए। एंट्री वाइज अगर हम काम कर रहे होते हैं तो एंट्री से जो पोस्टिंग होके इफेक्ट आ रहा होता है वो भी यही आएगा। अब फर्क क्या है कि हमें एंट्रीज नहीं बनानी है, लेजर अकाउंट नहीं बनाना है, दोबारा ट्रायल बैलेंस नहीं बनाना है, हमको डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो उसको पुट करना है। तो हमने आज डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट समझी। दूसरी एडजस्टमेंट जो हमने समझनी है, यह जो समझी है अभी, वो है एक्सपेंसेस की। अगर एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग का मतलब हमने अभी तक नहीं दिए, पेंडिंग चल रहे हैं, ठीक है, एरियर्स में चल रहे हैं, एरियर्स भी वर्ड यूज करते हैं आउटस्टैंडिंग के लिए, पेंडिंग वर्ड भी यूज करते हैं। तो इफेक्ट दो देने हैं। कौन से इफेक्ट देने हैं? सबसे पहले तो आप जो है वो पीएल में एक्सपेंस लिखा हो सकता है, या ट्रेडिंग में भी हो सकता है, ट्रेडिंग के एक्सपेंस भी आउटस्टैंडिंग हो सकते हैं। तो जहां का भी अब एक्सपेंस है, अगर वो डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग में आ रहा होगा, अगर वो इनडायरेक्ट है तो वो पीएल में आ रहा होगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि वो जो भी एक्सपेंस था उस एक्सपेंस में उतना अमाउंट आपने प्लस कर देना है। उतना अमाउंट आपने जाके प्लस क्यों कर रहा है? क्योंकि आपने सही एक्सपेंस लिखने हैं, तभी तो आपको सही प्रॉफिट पता चल पाएंगे। कि अब ये नहीं पे किए का मतलब ये नहीं कि आप पे नहीं करोगे, उसको आप पे करोगे, आगे वाले समय में पे करोगे, आने वाले समय में पे करोगे। तो आने वाले समय में आप पे करोगे तो सेकंड इफेक्ट क्या दिखाना होगा? आप बैलेंस शीट में जाएंगे और एक लायबिलिटी के तौर पर उसको दिखाएंगे। तो इफेक्ट क्या देना होता है? आपने
पहला इफेक्ट क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस में या ट्रेडिंग अकाउंट में जहां पे भी वो एक्सपेंस है। अब जैसे वेजेस आउटस्टैंडिंग बोल देता तो वेजेस तो ट्रेडिंग में लिखी जाती है, तो जितनी आउटस्टैंडिंग थी उतनी वहां पर जाकर और जोड़ देंगे। अगर बोलता है रिपेयर आउटस्टैंडिंग है, रिपेयर पीएल में लिखते हैं, तो रिपेयर के अंदर उतना अमाउंट और जोड़ देते हैं। तो पहला काम तो ये कि जितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसको जोड़ा जाएगा और सही एक्सपेंस को आउटर कॉलम में लाके दिखाया जाएगा। और सेकंड इफेक्ट क्या होगा कि बैलेंस शीट में बतौर लायबिलिटी दिखाना है। क्यों लायबिलिटी दिखाना है? क्योंकि हमने अभी तक उसका पेमेंट किया नहीं है। अगर हमने पेमेंट नहीं किया तो वो हमारी लायबिलिटी है। तो ये दो इफेक्ट आपको देने होंगे। आपको पता चली गया, इतने समय से डिस्कस हो रही है बात कि जब हम एडजस्टमेंट कर रहे होंगे तो सब चीजों के दो इफेक्ट देने होंगे। अब धीरे धीरे आगे वाले क्वेश्चंस में, आने वाली क्लासेस में हम इसी बात पे ध्यान देंगे कि कौन सी जगह दो इफेक्टेड होंगी। तो अब हम आगे चलते हैं और हमने इस पार्ट को भी समझ लिया। अब देखिए, सारी चीजों को हम पुट कर चुके हैं। हर चीज को लिखने के बाद अब हमें क्या करना चाहिए, इसको हम टोटल करें, बैलेंस करें और देखें हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है। इस क्वेश्चन में कोई भी रिटर्न्स नहीं थी, तो हमने यहाँ पे क्या किया, रिटर्न्स नहीं है तो इस जगह पे ब्लैंक लिख दिया और ये पूरा पूरा फिगर एज इट इज उठा के लिख दिया। ये 42,000। सबसे पहले आप इसका टोटल करें और देखें इसमें ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है। तो सारे स्टूडेंट साथ के साथ करेंगे टोटल। इसका टोटल करिए भाई साथ के साथ। 42,000 एंड 16,000, ग्रैंड टोटल हो गया आपका 58,000। और इस जगह पे अब हमारा बैलेंस निकलेगा और जो बैलेंस होगा वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा 58,000 10,900। हाँ जी, आपने निकाल लिया? यस सर। तो 10,900 लिख दूं मैं सीधा? आपने बताया 10,900, चलिए फिर मैं कर। यस सर। आपने निकाल लिया 10,900। अब ये जो 10,900 है ये हमने यहाँ पर उतारना है। नीचे प्रॉफिट एंड लॉस में आपने लिखना है बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 10,900 रुपीज। जैसे कि देख के पता चल रहा है कि 10,900 तो पहले दो चीजों से 9-10 हजार रुपए तो ऊपर ही हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं आने वाला, कोई नेट प्रॉफिट नहीं आने वाला, इसमें लॉस होगा। क्योंकि यहाँ पर जो साइड बड़ी है वो आपकी डेबिट साइड बड़ी है, खर्चे ज्यादा है, नुकसान ज्यादा है। तो डेबिट साइड का टोटल करते हैं। सर डेबिट साइड का टोटल है 35,400। डेबिट साइड का टोटल है 35,400 और 35,400 में से हम 10,900 माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 24,500। 35,800 है डेबिट साइड का टोटल। 35,800 होगा। हाँ जी, 35,800 टोटल होना चाहिए। और इसमें से अब आप माइनस कर दीजिए 24,900। तो बाई नेट लॉस होगा इस बार। तो नेट लॉस जो है वो है आपका 24,900 रुपीज का। तो ये बात सभी को पता ही है कि जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो ओनर का होता है, उसको ओनर के अकाउंट में हम ट्रांसफर करते हैं। तो हम यहाँ पे ओनर का हिसाब कैपिटल का सेपरेटली डील कर रहे होते हैं। तो इस जगह पर हम आएंगे और चूंकि नेट लॉस था तो नेट लॉस यहाँ से हम माइनस कर देंगे और फिर देखेंगे कि ओनर का अमाउंट कितना रहेगा। और नेट लॉस का फिगर था 24,900 रुपीज। तो 1,83,000 में से माइनस करते हैं 24,900 तो इनका बैलेंस आ रहा है 1,58,100। फिर इसके बाद हम बैलेंस शीट का टोटल करते हैं। 1,58,100 प्लस 26,000 प्लस 20 साइड का टोटल अब अगर हम करें तो ये आ जा रहा है जी 2,08,100 रुपीज। अब इसी तरीके से दूसरी साइड का भी टोटल कर लेते हैं। दूसरी साइड में है 1,08,000, इसके बाद 22,100, फिर 36,000,
26,000 मैं भी चेक कर लूँ एक बार, और 16,000, तो यहाँ का टोटल भी आ गया भाई 2,08,100।